हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जॉन लॉक के बारे में बताऊंगा। और जब हम जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक ने भी थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते का वर्णन किया है राज्य के अध्ययन करने में या राज्य की उत्पत्ति में। इसी प्रकार हमने देखा है कि थॉमस हॉब्स ने राज्य के अध्ययन करने के लिए सामाजिक समझौते का वर्णन किया था, जिसमें उन्होंने व्यक्ति के स्वभाव को और राज्य के स्वभाव को बहुत ही बुरा, अभद्र व अमानवीय माना था। लेकिन यहाँ पर जॉन लॉक थॉमस हॉब्स की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो मानव स्वभाव है वह बहुत ही अच्छा था प्राकृतिक अवस्था में। जो मानव स्वभाव है प्राकृतिक अवस्था में वह बहुत ही अच्छा था। वह एक दूसरे के साथ सद्भाव के भावना से, एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ समाज में रह रहे थे और इसी दौरान उनका जो स्वभाव है वह बहुत ही अच्छा माना गया है। लेकिन इसी के साथ ही जॉन लॉक ने जो राज्य का स्वभाव है उसे भी अच्छा माना है, क्योंकि उस समय जो अच्छे लोग थे, जो अच्छे व्यक्ति थे, वही उस समाज में रह रहे थे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके। लेकिन समय के साथ देखा गया कि समय के साथ ही उस प्राकृतिक अवस्था में भी कुछ ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग उत्पन्न हो गए जिन्होंने अपने फायदे के लिए दूसरों का हानि पहुंचाना शुरू किया और उन्होंने फिर धीरे धीरे राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया, जिससे कि उस प्राकृतिक अवस्था में अराजकता फैल गई, अव्यवस्था फैल गई, अशांति कायम हो गया। उसी प्रकार वहाँ की जो लोग हैं वह परेशान हो गए इस अराजकता से, इस अव्यवस्था से, और उन्होंने जो सामाजिक समझौता है उसमें दो प्रमुख सामाजिक समझौते को किया है, जिसमें एक व्यक्ति ने अन्य व्यक्तियों के साथ ही समझौता किया था, जिसमें कि वह मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे एक दूसरे के साथ और शांति से जीवन यापन करेंगे। और जो दूसरा समझौता है उन्होंने जनता ने राजा के साथ किया था, जिसमें कहा गया था कि जो राजा है वह उस समाज में, उस प्राकृतिक अवस्था में एक अच्छे कानून व्यवस्था को लागू करेगी और जिससे कि वह सभी जनता का कल्याण करेंगे, वह उनके विकास के मार्ग में कार्य करेंगे। इसीलिए राजा के बीच में यह समझौता हुआ था और जिसके साथ ही उन्होंने राज्य की उत्पत्ति को किया गया था। अब इसी के प्रकार हम लॉक के जीवन परिचय की बात करेंगे। जब हम जॉन लॉक के जीवन परिचय की बात करते हैं तो जॉन लॉक का जन्म 1632 में इंग्लैंड के सामरसेंटशायर के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी पेशे से वकील थे। जब लॉक 12 वर्ष के थे तब इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ गया था और उस गृह युद्ध के छिड़ने के दौरान उनके पिताजी पार्लियामेंट के सैनिक में भर्ती हो गए थे। अब मैं दोस्तों आप लोगों को जॉन लॉक की शिक्षा के बारे में बात बताऊंगा। जब जॉन लॉक ने बीए की शिक्षा पूरी की, एमए की शिक्षा पूरी करने के बाद वह काव्य शास्त्र के अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे, लेकिन उन्हें अध्यापन के कार्य में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस काम को छोड़कर चिकित्सक के काम में जुड़ गए और जल्द ही उन्होंने चिकित्सक का काम सीख लिया और उन्होंने फिर 1667 में एस्ली के निजी चिकित्सक के रूप में कार्य करने लग गए। अब मैं दोस्तों आपको एस्ली के बारे में बताऊंगा। एस्ली उस समय का बहुत ही बड़ा मतलब कि यूँ कहूँगा कि वह बहुत ही प्रबल उदारवादी विचारक व नेता माने गए थे, जो कि पार्लियामेंट के प्रबल समर्थक माने गए थे। इस दौरान ही वह 1672 में उन्हें लॉर्ड चांसलर का पद मिला और उन्हीं के कृपा से जॉन लॉक ने कई बड़े बड़े पदों पर काम किया। लेकिन कुछ महीनों बाद लॉर्ड एस्ली को पद से हटा दिया गया, जिसके दौरान जॉन लॉक को भी पद त्यागना पड़ा और उस दौरान वह बीमारी से ग्रस्त हो गए, जिसका उन्होंने लंबे समय तक सामना किया। और उसी समय 1675 में वह इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस चले गए और जहां पर उन्होंने 4 वर्ष का समय बिताया। और उसी के कुछ समय बाद लॉर्ड एस्ली को 1679 में दोबारा शासन प्रणाली संभालने के लिए बुलाया गया, जिसके दौरान लॉक भी वापस आ गए और उनके साथ शासन पद्धति को संभाल कर काम करने लग गए। लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्हें पद पर षड्यंत्र रचने के कारण उन्हें पद से हटा दिया गया और उसी दौरान लॉर्ड एस्ली ने पद को छोड़कर पोलैंड भाग गए
और उनके साथ ही जॉन लॉक भी पोलैंड भाग गए। अब मैं बताता हूँ आपको 1688 में जब शानदार क्रांति हुई तो उस क्रांति में ही जॉन लॉक विलियम के जहाज पर इंग्लैंड वापस आ गए। उस दौरान उन्होंने विलियम ऑफ ऑरेंज को सेवाएं प्रदान की और उस सेवा से प्रसन्न होकर विलियम ऑफ ऑरेंज ने उन्हें मैनेजर ऑफ अपील्स का पद दिया था, जिसमें उन्होंने उन्हें श्रेष्ठ माना था। अब बात करता हूं दोस्तों, जब वो इंग्लैंड वापस आ गए तो कुछ वर्षों बाद उनकी 72 वर्ष की आयु में 1704 ईस्वी में देहांत हो गया। अब मैं दोस्तों जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं की बात करूंगा, जिसमें 4 से 5 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो पहली प्रमुख रचना है इनकी द फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेंस, जिन्होंने इसको 1689 में लिखा था। अब मैं इनकी आने वाली और रचनाओं की बात करता हूं। तो 1690 में इन्होंने कुल 3 रचनाओं का वर्णन लिखा है, जिसमें पहली है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिसको इन्होंने 1690 में लिखा है। और दूसरी रचना है इनकी टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, जिसे इन्होंने 1690 में ही लिखा है। और तीसरी रचना है इनकी सम थॉट कंसर्निंग ऑन एजुकेशन, इसकी भी इन्होंने 1690 में की है। अब मैं इनकी 1693 में लिखी सबसे बड़ी व राजनीतिक रचना की बात करता हूँ, तो वो थी द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरिना, जिसकी रचना इन्होंने 1693 में की है और यह एक बहुत बड़ी रचना मानी गई है। इसी प्रकार हमने जॉन लॉक के प्रमुख रचनाओं की बात कर ली है। अब हम इनके द्वारा दिए गए राज्य के उत्पत्ति, प्रकृति, शक्ति, न्याय आदि अन्य प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। जब हम इनके राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की वर्णन करते हैं, तब हमने देखा कि इन्होंने राज्य की उत्पत्ति में भी सामाजिक समझौते का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने थॉमस हॉब्स के आलोचना करते हुए राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौता का वर्णन किया है, जिसमें कहा है कि जो मानव स्वभाव है वह बहुत ही अच्छा है, सकारात्मक है, और लेकिन समय के साथ ही जब उस प्राकृतिक अवस्था में कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने हित में, अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान पहुंचाया, तो उनसे परेशान होकर वहां की जनता ने समझौता किया और राज्य का निर्माण किया। तो इन्होंने राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौते का वर्णन किया है। अब मैं आपको राज्य की प्रकृति के बारे में बताऊंगा। तो राज्य की प्रकृति में इन्होंने राज्य की प्रकृति को मतलब यांत्रिक माना है, जिसमें इन्होंने कहा है कि राज्य एक मशीन के समान है, अर्थात मशीन का काम होता है जनता की सेवा करना, उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान करना। इसीलिए इन्होंने मैकियावेली, थॉमस हॉब्स के तरह यांत्रिक सिद्धांत का वर्णन किया है राज्य की प्रकृति में। अब हम राज्य की शक्ति के बारे में बात करते हैं। तो राज्य की शक्ति में इन्होंने कहा है कि जो राज्य है वह पुलिस राज्य है, अर्थात जो राज्य है वह पुलिस के समान कार्य करेगा और जो दोषी है उन पर नियंत्रित करके उन्हें सजा दिलवाएगा या उनके व्यवहारों को नियंत्रण में रखेगा। इसी प्रकार इन्होंने राज्य की शक्ति में 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि विधान पालिका, कार्यपालिका और न्याय और संघ पालिका। अब मैं आपको बता दूं, शक्ति में इन्होंने कहा है कि जो विधान पालिका है, विधान पालिका का काम है विधान पालिका का काम है कानून बनाना और उस कानून को सही तरह से लागू करना, और कार्यपालिका का काम है उस कानून को सही तरह से लोगों को कार्य करवाना और उस कानून की इज्जत करवाना कार्यपालिका का कार्य है। इसी प्रकार जब हम संघ पालिका की बात करते हैं, तो संघ पालिका का प्रमुख कर्तव्य है कि वह जो विदेश संबंध है वह सही तरह से नियंत्रित करे, अर्थात यह जो संघ पालिका है वह एक देश से दूसरे देशों के बीच में जो विदेशी संबंध है, विदेशी सहमतियां हैं, उनको सही तरह से सुचारू रूप से कायम करेगा। तो यही थी राज्य की प्रमुख शक्तियां। अब हम राज्य के प्रमुख कार्यों की बात करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने राज्य के प्रमुख कार्य में भी 3 प्रकार के कार्यों का वर्णन किया है, जिसमें विधायकी कार्य, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात की है।
यहाँ पर विधान पालिका को इन्होंने कहा है कि विधान पालिका कानून बनाएगी और उस कानून को सही तरह से लागू करेगी। इसके बाद जो दूसरा है कार्यपालिका का क्या कार्य है कि वह युद्ध की घोषणा करेगा और व्यक्तियों के स्वभाव को नियंत्रित करेगा, वह उनका पूर्ण विकास कराने में कार्य करेगा। और जो तीसरा है न्यायपालिका का प्रमुख कार्य यह है कि जो भी है न्याय व्यवस्था वह निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी, अर्थात वह किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भेदभावपूर्ण न्याय नहीं करेगी, क्योंकि जो न्यायपालिका है, जो न्याय संघ है, वह एक किसी व्यक्ति के हित में ना होकर बल्कि सबके हित में कार्य करेगी और न्याय निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा या दिलाएगा। तो ये था राज्य की प्रमुख कार्य। अब हम बात करते हैं राज्य के संप्रभुता की बात। जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने संप्रभुता को राज्य की संप्रभुता को सीमित माना है और जो व्यक्ति की संप्रभुता है उसको इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति है वह स्वयं संप्रभु होगा और वह राज्य से ऊपर होगा, अर्थात जब राज्य उस व्यक्ति की अवहेलना करेगा या उस पर मतलब कि या राजा निरंकुश बनकर शासन करेगा तो वह राजा को हटा सकता है, व्यक्ति के पास अधिकार है क्योंकि व्यक्ति स्वयं प्रभु है। अब हम दोस्तों बात करेंगे इनकी बात करेंगे लोकतंत्र के ऊपर। जब हम लोकतंत्र की बात करेंगे तो जॉन लॉक को लोकतंत्र का प्रणेता अग्रदूत माना जाता है, जिन्होंने लोकतंत्र की आधारशिला रखी है। अतः मैं आपको यही बताऊंगा कि जॉन लॉक ही पहले विचारक थे जिन्होंने लोकतंत्र के बारे में बताया है, अर्थात इन्होंने आधारशिला रखी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो लोकतंत्र है वह एक बहुत ही अच्छा शासन व्यवस्था है जिसमें कि जो शक्ति है वह लोगों के हाथ में होती है और सरकार जो है वह लोगों के द्वारा नियंत्रित होता है, अर्थात इन्होंने इसी प्रकार लोकतंत्र की आधारशिला रखी है। अब मैं बात करूंगा इनके अधिकार की बात, समानता की बात। तो जॉन लॉक ने समानता और अधिकार को एक माना है और इन्होंने ये कहा है कि जो समानता है, जो स्वतंत्रता है, वह व्यक्ति मतलब कि बचपन से ही स्वतंत्र व समान पैदा हुआ है तथा उसे किसी भी प्रकार का भेदभाव का सामना नहीं होगा, क्योंकि वह प्रकृति के द्वारा स्वतंत्र व समान उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार जब मैं अधिकार की बात करूं तो यहाँ पर अधिकार में इन्होंने प्राकृतिक अधिकार की बात की है, मतलब कि यहाँ पर जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार को बात बताया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को प्रकृति ने अधिकार दिया है जिसमें वह प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत किसी भी कार्य को कर सकता है, अर्थात प्राकृतिक अधिकार जो है वह प्राकृतिक कानून के द्वारा ही निर्धारित हुई है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बाद ही इनके जो न्याय का सिद्धांत था। न्याय के सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि जो न्याय है वह व्यक्तियों के व्यवहार, स्वभाव व सामाजिक समझौते के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना चाहता है या उससे कुछ निजी हित चाहता है तो यह गलत है, बल्कि उस व्यक्ति को समझा बुझा कर सामाजिक समझौते के अंतर्गत उस पर या उसके व्यवहारों पर नियंत्रण पाया जाए और उसके व्यवहार को नियंत्रित किया जाए। तो ये था इनके न्याय का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे इनके संपत्ति के सिद्धांत की। जब हम संपत्ति के सिद्धांत की बात करेंगे तो इन्होंने संपत्ति के सिद्धांत पे कहा है कि जो संपत्ति को उन्होंने दो प्रकार से कहा है, एक तो प्राकृतिक संपत्ति और दूसरा है निजी संपत्ति। जब हम प्राकृतिक संपत्ति की बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो भी संपत्ति प्रकृति के द्वारा प्रदान होता है, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ आपको, प्रकृति के द्वारा एक पेड़ है जिस पे फल उगा हुआ है, पेड़ तो है वह प्राकृतिक संपत्ति है। अब उसमें जो फल उगे हैं अगर व्यक्ति परिश्रम करता है और उस फल को प्राप्त करता है तो वह फल उसका होगा, यही है प्राकृतिक संपत्ति। अब हम बात करते हैं निजी संपत्ति। तो निजी संपत्ति में इन्होंने ये कहा है कि जो भी व्यक्ति स्वयं उत्पन्न करेगा किसी संपत्ति को वह उसका अपना संपत्ति होगा और राज्य किसी भी प्रकार से या कोई व्यक्ति उसके उस निजी संपत्ति को हरण नहीं कर सकता है, छीन नहीं सकती है उससे। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कानून की। तो यहाँ पर जॉन लॉक ने कानून को भी प्रमुख दो रूप में या प्रमुख दो स्रोत बताया है। यहाँ पर इन्होंने प्राकृतिक कानून और वर्तमान कानून की बात की है। प्राकृतिक कानून की जब मैं बात करूँ तो प्राकृतिक कानून में इन्होंने कहा है कि जो कानून है प्राकृतिक कानून
उसमें व्यक्ति का उसमें जो कानून है वह व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर आधारित है। अर्थात व्यक्ति अपने स्वभाव के ऊपर, अपने विवेक के ऊपर किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे तो वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करना चाहे, वह उसके विवेक के द्वारा निर्धारित होगा, या वह स्वयं ही अपने विवेक के द्वारा यह निर्धारित कर सकता है कि वह दूसरे का भला करेगा या बुरा करेगा। तो यह है प्राकृतिक कानून। अब मैं जब वर्तमान कानून की बात करूं तो वर्तमान कानून से अभिप्राय है कि यह संप्रभु संस्थाएं बनाती हैं कानून, जिसमें कि सभी व्यक्तियों की सहमति होती है और वह सभी व्यक्तियों के कल्याण व हित में कार्य करती है। इसी प्रकार हमने इनके राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, शक्ति, कार्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, इन सब की बात कर ली है दोस्तों। तो यही था जॉन लॉक का प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है जॉन लॉक के बारे में, जिन्हें कि लोकतंत्र के अग्रदूत या प्रणेता के रूप में माना जाता है। तो यही थी जॉन लॉक का संपूर्ण वर्णन।